हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 6। पिछले पार्ट्स में हमने 25 इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझा था। आज के पार्ट 6 में हम 5 न्यू लीगल वर्ड्स जो कोर्ट की लैंग्वेज में अक्सर यूज़ होते हैं और आम आदमी को भी समझना चाहिए, उसे समझेंगे। तो आज के 5 वर्ड्स हैं ईजमेंट, एम्बेजलमेंट, इक्विटी, एस्टॉपल एंड एविडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड्स। पहला वर्ड है ईजमेंट। ईजमेंट को हिंदी में कहते हैं सर्वोधिकार। ईजमेंट एक कानूनी अधिकार है जिसके तहत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर सकता है, जैसे मार्ग का अधिकार। ये संबंधित कानून भारतीय सर्वोधिकार अधिनियम 1882 में दिया हुआ है। इसका मतलब जब किसी को कानून के तहत यह हक मिलता है कि वो दूसरों की ज़मीन का एक हिस्सा अपने किसी ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे कहते हैं ईजमेंट। अब ईजमेंट के कुछ एसेंशियल्स हैं, यानी तत्व, जैसे 2 अलग अलग संपत्तियां होनी चाहिए, भूमि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो, अस्थायी तत्व का अधिकार हो, अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हो। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस ईजमेंट, अपरेंट एंड नॉन अपरेंट ईजमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ईजमेंट, ईजमेंट बाय नेसेसिटी, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। हम ईजमेंट को अगर और अच्छे से समझें तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में एक आदमी का सड़क घर से थोड़ा अंदर था और बाहर निकलने का रास्ता उसके पड़ोसी के ज़मीन से होकर जाता था। कोर्ट ने माना कि वो रास्ता उसके लिए ज़रूरी है और वो सालों से उसी से निकलता आया है, इसीलिए उसे ईजमेंट का अधिकार मिल गया, यानी पड़ोसी की ज़मीन से निकलने का हक। अब हम अपना सेकंड वर्ड देखते हैं, जो कि है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है धन की हेराफेरी। मतलब यह वो अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का या संगठन के धन या संपत्ति को धोखाधड़ी से अपने उपयोग के लिए चुरा लेता है, जबकि उसे वह धन विश्वास के साथ सौंपी गई होती है। मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पैसा संभाले और ईमानदारी से इस्तेमाल करे, लेकिन वह भरोसा तोड़कर वो पैसा अपने मतलब के लिए रख ले, तो उसे कहते हैं एम्बेजलमेंट। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, मतलब इसके कुछ तत्व हैं, जैसे पहला, धन संभालने का अधिकार हो। मतलब आदमी के पास यह जिम्मेदारी हो कि वो पैसा रखे या संभाले। बिना जिम्मेदारी के अगर पैसा लिया तो वो चोरी कहलाएगा, एम्बेजलमेंट नहीं। धन उसे विश्वास के साथ दिया गया हो, यानी मालिक ने अपनी मर्ज़ी से उससे भरोसे पे वो पैसे दिए हों। तीसरा, गलत इस्तेमाल किया हो। मतलब उसने वो पैसे कहीं चुपचाप निकाल लिया और मालिक का नुकसान पहुंचाया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक कंपनी के कैशियर के पास महीने की सेल के पैसे जमा हुए। कंपनी का भरोसा था कि वो पैसे बैंक में जमा करेगा, लेकिन कैशियर ने वो पैसा घर ले जाकर खर्च कर दिया। जब पता चला तो उस पर एम्बेजलमेंट का केस हो गया, यानी जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल। अब एम्बेजलमेंट की कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे आरोपी का धन या संपत्ति की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आरोपी उस संपत्ति का उपयोग धोखाधड़ी से करता है। यदि ये साबित हो जाए कि आरोपी ने संपत्ति का दुरुपयोग किया तो उसे आरोपित किया जाता है।
अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है न्यायिक समानता। मतलब यह एक कानूनी सिद्धांत है जो न्याय में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। यह विशेष रूप से वहाँ काम आता है जहाँ सामान्य कानून या लिखित कानून से न्याय नहीं मिल पाता। इसका मतलब जब रिटन कानून से इंसाफ नहीं हो पाता या सिचुएशन अनयूजुअल होती है तो कोर्ट इंसाफ और बराबरी के लिए इक्विटी लागू करती है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला, इक्विटेबल रेमेडीज़, मतलब यह कानून के तहत दी गई विशिष्ट राहत होती है, जैसे इंजंक्शन, प्रतिबंध आदेश, स्पेशल परफॉर्मेंस, विशिष्ट प्रदर्शन आदि। दूसरा, इक्विटेबल राइट्स, यह अधिकार उन परिस्थितियों में लागू होते हैं जहां कानूनी अधिकार पर्याप्त नहीं होते। इम्पॉर्टेंट केस लॉ है AR अनुतेले वर्सेस RS नायक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इक्विटी के सिद्धांतों को लागू करते हुए कहा कि जहां कानूनी प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता वहां न्यायिक समानता का पालन किया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो एक आदमी ने एडवांस पेमेंट करके ज़मीन खरीदी, लेकिन सेलर मुकर गया और रिटन कानून में कोई सीधी मदद नहीं थी। कोर्ट ने इंसाफ और फेयरनेस को देखते हुए बायर के फेवर में ऑर्डर दिया कि उसे ज़मीन दी जाए। यही इक्विटी है, रिटन कानून से आगे बढ़कर इंसाफ देना। अब हमारा चौथा वर्ड है एस्टॉपल। एस्टॉपल का हिंदी में मतलब होता है रोकना। एस्टॉपल एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष स्थिति से विपरीत या विरोधाभासी बयान देने या काम करने से रोकता है यदि उसने पहले किसी स्थिति को स्वीकार किया हो। अगर सिंपल सा मतलब समझे तो अगर किसी ने पहले एक बात मान ली हो और दूसरा पक्ष उस पर भरोसा करके कदम उठा ले तो वो बाद में अपनी बात नहीं बदल सकता। इसके कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स। पहला, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। यह उस स्थिति में लागू होता है जब किसी मामले में पहले से कोई न्यायिक निर्णय हो चुका हो और उसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, एस्टॉपल बाय कंडक्ट। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार से यह स्पष्ट हो कि वह विशेष स्थिति को स्वीकार करता है और उस पर निर्भर दूसरे पक्ष को नुकसान ना हो तो उस स्थिति से पीछे नहीं हट सकता। एस्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन। यदि एक व्यक्ति किसी तथ्य को झूठा बताता है और दूसरा उस पर विश्वास करके कार्रवाई करता है तो पहले व्यक्ति को उस पर आधारित कोई अन्य बात नहीं कहने दिया जाता है। चौथा है एस्टॉपल बाय डीड। यह उस स्थिति में लागू होता है जब एक व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित वचन को वह फिर से चुनौती नहीं दे सकता। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक आदमी ने कोर्ट में कहा कि ज़मीन उसके पड़ोसी की है और पड़ोसी ने उस पर घर बना लिया है। बाद में वही आदमी बोले कि ज़मीन उसकी है और घर हटाया जाए। कोर्ट ने कहा तुम पहले ही मान चुके हो, अब मुकर नहीं सकते। यही एस्टॉपल है, पहली कही बात से पलटना मना। हमारा पांचवा और आखिरी वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का हिंदी में मतलब होता है साक्ष्य। एविडेंस वह तत्व, दस्तावेज या अन्य सामग्री होती है जिसे अदालत में एक पक्ष अपने दावे या बचाव को साबित करने के लिए पेश करता है। इसका मतलब अदालत में सच साबित करने के लिए
जो कुछ भी पेश किया जाता है, गवाही, कागजात वगैरह वगैरह चीज़ें, वो सारी एविडेंस कहलाती हैं। अब एविडेंस बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे पहला ओरल एविडेंस या व्यक्ति द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान होते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखित या मुद्रित दस्तावेज़ जो अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा रियल एविडेंस, वास्तविक वस्तुएं जिनका उपयोग मामले को साबित करने के लिए किया जाता है, जैसे हथियार, वस्तु आदि। चौथा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अप्रत्यक्ष साक्ष्य जो किसी अपराध या घटना से जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित होता है। पांचवा टेस्टिमोनियल एविडेंस, किसी गवाह द्वारा दिए गए बयान जो अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, एक चोर के केस में सीसीटीवी वीडियो दिखाई गई, गवाह ने बयान दिया और चोरी का सामान बरामद हुआ। कोर्ट ने कहा ये सब एविडेंस है जो सच्चाई सामने लाता है, मतलब ये सारे वो साक्ष्य हैं जो ये दिखाता है कि हाँ चोर ने चोरी करी है। तो दोस्तों आज के पार्ट 6 में हमने 5 इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स समझे। अगर हम इसका समरी देखें तो पहला ईजमेंट, दूसरे की ज़मीन का कानूनी उपयोग, दूसरा एम्बेजलमेंट, जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल, तीसरा इक्विटी, बराबरी का इंसाफ, चौथा एस्टॉपल, पहले कही बात से पलटना मना, पांचवा एविडेंस, अदालत में सबूत। पार्ट 7 में हम नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक हम मिलते हैं पार्ट 7 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।